नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले हम बात दिल्ली को लेकर के करेंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में एक एक करके 3 बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे और पहली खबर जो रहने वाली है वो दिल्ली को लेकर के रहने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली की जहां तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिए। तो वहीं दूसरी खबर में बात बांग्लादेश की होगी, जहां चोरी के शक में एक हिंदू युवक को कुछ लोगों ने दौड़ा दिया। भारी भीड़ द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह जान बचाने के लिए एक तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तीसरी खबर रहने वाली है रूस की, जिसमें आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास एक तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी भेज दी गई है, जिससे अमेरिका और रूस संबंधों में एक नया तनाव पैदा हो गया है। यही 3 मुख्य खबरें जिस पर बनी रहेगी इस खास पेशकश में नजर। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में दिल्ली, बांग्लादेश और रूस की करेंगे बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जो महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से सामने आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई हुई है। एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। देर रात हुई इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते भीड़ जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई और भीड़ ने पुलिस पर कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग का हालात पर काबू पाने की बात कही। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल स्थिति सामान्य है और इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। तो बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला देखिए सामने आया, जहां पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऑपरेशन तुर्कमान गेट, और इस ऑपरेशन के बीच में कुछ उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। जांच के लिए पहुंची टीम पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। तो 12 नवंबर 2025 में देखिए हाईकोर्ट का आदेश था। तो ये पूरी तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा मसला सामने आया है, कैसे पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने उसके बाद भीड़ को शांत करने के लिए थोड़े से बल का प्रयोग भी किया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पूरा मामला सामने आया। तो 12 नवंबर 2025 हाईकोर्ट का आदेश आता है। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण को लेकर के हाईकोर्ट का यह आदेश जो है वो 12 नवंबर 2025 को आया। 38,940 वर्ग फुट पर अवैध कब्जे की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो 38,940 वर्ग फुट पर अवैध कब्जे बात कही गई। बारात घर, क्लिनिक, दुकान अवैध है, जिसे हटाने की बात कही गई। इसके बाद ये पीला पंजा यहां चलता नजर आया। बारात घर, क्लिनिक, दुकानें और अवैध हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया ये अवैध है। उसके बाद देखिए फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण का पूरा मामला, एमसीडी का यह आदेश था 22 दिसंबर 2025। एमसीडी का आदेश क्या होता है कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण है, उसको जिस तरीके से अतिक्रमण मस्जिद के पास अवैध निर्माण की बात एमसीडी के द्वारा कही गई कि मस्जिद के पास अवैध निर्माण किया गया है, दुकानों की बात कही गई, वहां पर क्लिनिक्स हैं, वहां पर 0.195 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया और इसी को लेकर के ये एक्शन जो है देखने को मिला है। ये सब 22 दिसंबर 2025 को एमसी द्वारा कही गई। उसके बाद क्या होता है, 6 जनवरी 2026 हाईकोर्ट का नोटिस आता है, जहां मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट का नोटिस दिया जाता है। मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट का नोटिस जो है वो यहां पर दिया गया है। फिर एमसीडी डीडीए से जवाब की तलब कोर्ट के द्वारा की गई है। आपको बता दें 6 जनवरी 2026 हाईकोर्ट का नोटिस आता है। उससे पहले हमने 2025 की भी रिपोर्ट्स को देखा। एमसीडी और डीडीए से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, नोटिस दिया गया इस अतिक्रमण को लेकर के। 32 बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त करने का
ये आदेश जो है, ये नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। और इसके बाद 6 जनवरी 2026 को क्या होता है, 32 बुलडोजर जो कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगाए जाते हैं। दुकानें, बारात घाट, डिस्पेंसरी, हर चीज को साफ करने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई। हाईकोर्ट के नोटिस में बात कही गई, जहां आपको बता दें दुकानें, बारात घाट, डिस्पेंसरी सभी चीजें साफ। आज यहां पर 32 बुलडोजरों के साथ ये पीला पंजा बुलडोजर का चलता है, बुलडोजर का ही होती है। और इसके बाद आपको बता दें कि इस पर लगातार कार्रवाई देखने को मिली। ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें नजर आई वहां पर, और जो तस्वीरें नजर आई इसके बाद लगातार अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहां पर पथराव पुलिस पर किया गया। अब क्या कुछ स्थिति है और इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किरण पाल हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, क्या कुछ बड़ी अपडेट ग्राउंड जीरो से, अभी स्थितियां क्या यहाँ की? अतिक्रमण और एक डिस्टेंस में मैं पूरी तरीके से राजनीतिक कर दिया। देखिए लगातार चलिए, बिल्कुल किरण पाल, जो तस्वीरें नजर आ रही है पथराव गैंग की, अब चुन चुन कर पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के पत्थरबाजों की तलाश लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें नजर आ रही है। पथराव गैंग की चुन चुन कर पहचान की बात कही गई है। तो देखिए, हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया था। हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन जब पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंचती है तब पथराव की ये तस्वीरें नजर आती है। 38,940 वर्ग फुट पर अवैध कब्जा, बारात घाट, क्लिनिक, दुकानें अवैध बताई गई है। 22 दिसंबर 2025 एमसीडी का आदेश आता है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण की बात कही जाती है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण, 0.195 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। 6 जनवरी 2026 हाईकोर्ट का नोटिस, मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट का नोटिस, एमसीडी डीडीए से जवाब मांगा गया। 32 बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त, दुकानें, बारात घाट, डिस्पेंसरी साफ कर दिया गया। और जिसके बाद जो तस्वीरें नजर आई वो नजर आई उपद्रवियों के द्वारा उपद्रव करने की, पथराव करने की, पथराव गैंग की चुन चुन कर पहचान की बात कही गई है। और पुलिस लगातार अब इस पूरे मामले में जांच करती नजर आ रही। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दूसरी बड़ी खबर को लेकर के कर लेते हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने आंख कान बंद कर लिया है, या फिर वाकई में वो बहरे ही हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें अब तक उन्हें सुनाई नहीं दी है, और अभी भी सुनाई देनी लगातार ऐसा लगता है कि बंद ही हो गई है। जब दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या हुई थी तब यूनुस ने दिल पर पत्थर रख करके स्टेटमेंट तो दे किया था, लेकिन उसके बाद से हिंदुओं का नरसंहार में जुड़ रहे ना से यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाल ही में एक और हिंदू को कट्टरपंथियों ने दौड़ा दिया। इस बार 25 साल के लड़के को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश के उग्रवादियों ने हत्या का नया तरीका निकाल लिया है, जिसमें हिंदुओं को डराकर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। और इसको लेकर के आखिरकार कब यूनुस सरकार इस पर एक्शन लेगी, ये सवाल जरूर सवालिया निशान पर खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए बांग्लादेश से लगातार सामने आ रही है, और ये तस्वीर चिंता की तस्वीर है। जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि बांग्लादेश सरकार कब, यानी यूनुस सरकार कब इस पर एक्शन लेगी। चलिए आप समझते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में एक और हत्या हुई है। महादेवपुर में हिंदू युवक की हत्या की गई है, और इसके बाद से जो ये एक्शन की उम्मीद की जा रही है भारत के द्वारा, वो एक्शन नजर नहीं है। 25 साल के मिथुन को भीड़ ने दौड़ा करके आपको बता दें कि उसे इतना मजबूर किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए तालाब में जा कूदा।
जान बचाने के लिए नहर में मिथुन कूद गया, जिससे कि ये पूरी तस्वीर नजर आती है। बांग्लादेश की स्थितियां साफ नजर आ रही है कि कैसी स्थिति है बांग्लादेश के इस वक्त। और ये कोई पहला मामला नहीं है, जरा इस पर भी गौर फरमाएगा। इससे पहले 6 मामले ऐसे सामने आए जिसमें साफ तौर से समझ आ रहा था कि बांग्लादेशी क्या करना चाह रहे हैं, वहां के कट्टरपंथी क्या करना चाह रहे हैं। और उस सब के बाद जब अब तस्वीर नजर आती है तो अब उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया। तरीका नया क्या है कि आप ऐसे मजबूर कर दो कि इंसान इस तरह से खुद अपने, देखिए तालाब में युवक कूद गया और वो बचाव के लिए अपने बचाव के लिए वो तालाब में कूदा है। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं रवि अरोड़ा जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, ये जो तस्वीर बांग्लादेश को लेकर के सामने आ रही है, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं बांग्लादेश को लेकर के, और बार बार बांग्लादेश, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बांग्लादेश से होता नजर आ रहा है जिसके बाद हमें फिर से इस विषय पर चर्चा करना पड़ रहा है। 6 युवकों को अभी तक, हिंदू युवकों को माफ कीजिएगा, 6 हिंदू युवकों को अभी तक दौरा करके कोई ना कोई वजह ढूंढ करके मारा गया, और एक और युवक का ये मामला सामने आ गया। हालांकि अब तरीका थोड़ा दूसरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब से आप समझिए तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के अंदर जो सबसे बड़े युवा नेता थे उस्मान हादी की मौत के बाद हालात जैसे बिगड़ते चले गए। पूरा बांग्लादेश जल रहा है और हिंदुओं की हत्याएं, निशंस हत्याएं की जा रही हैं। और जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, पूरी तरह से आंखों पे पट्टी बांध रखी। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने जो अभी टिप्पणी की, जो बातें कही, बिल्कुल सही कही। आप समझिए 18 दिसंबर को दीपू चंद ताज की शिंदा के आरोप में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 24 दिसंबर को अमित पाल को जबरन वसूली के आरोप में मार दिया जाता है। 30 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास की मजाक में गोली मार दी जाती है। ये चौंकाने वाली थे, मजाक में गोली मारना। 3 जनवरी को कोकन चंद दास को आग लगाकर मार दिया जाता है। 5 जनवरी को किराना व्यापारी शरद चक्रवर्ती और एक पत्रकार, बांग्लादेशी पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी जाती है। और अब फिर एक लड़का मिथुन 25 साल का युवा जो भाग कर पानी के अंदर कूद कर अपनी जान दे देता है, सिर्फ इन उपद्रवियों से बचने के लिए। मतलब साफ है कि बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा प्लान, क्योंकि आने वाले अब चुनाव सर पर हैं और ऐसे इन चुनावों के अंदर जो कट्टरपंथी है, जमात इस्लामी है, तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से, यहाँ तक कि मुझे लगता था कि तारिक रहमान जब वापसी आएंगे तो शायद कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर वो भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी वहां पर एक कट्टरपंथी सरकार बनने जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी सरकार बनने जा रही है। और यह भी हो सकता है कि वहां पर शरिया लागू हो जाए सरकार बनते ही। मतलब साफ है कि बांग्लादेश इस समय कट्टरपंथी देश बनने जा रहा है, पूरी तरह से कट्टरपंथी। और खासकर इसके अंदर इसका खुद का इतना बड़ा रोल हो ना हो, लेकिन ये भारत का पक्ष और भारत की भूमिका इस पर क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसके अंदर जो इस्लामी ताकतें हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका अलग अलग तरीकों से सपोर्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो गेम प्लान किया जा रहा है उस पर भारत की नजर है। और भारत, ऐसा नहीं है कि भारत लड़ नहीं सकता, भारत की सेना लड़ नहीं सकती। भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद किया था, आजादी दिलाई थी। तो उसके बाद मुजफ्फर रहमान जो बने थे पहले प्रधानमंत्री वहां के, तो उसके अंदर पूरी भूमिका भारत की ही थी। लेकिन भारत चाहता तो खुद भी कब्जा कर सकता था, लेकिन नहीं, भारत की नीयत कभी खराब नहीं, ना ही विस्तारवादी नीति रही है। भारत ने उसे आजाद कराया और भारत के साथ इतने बुरे रिश्ते कभी नहीं पूर्व काल में कभी नहीं, जिस प्रकार के हालात आज बन चुके हैं। और खास कर हिंदुओं को लेकर जिस प्रकार से कत्लेआम मचाया जा रहा है, और खासकर जिस पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आजाद कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाई, आज भी हिंदुओं को मारकर कहीं ना कहीं हिंदुओं ने तो क्या समझा जाए रवि जी, क्या संदेश बांग्लादेश इस वक्त देना चाह रहा है, क्या संदेश भारत के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कट्टरपंथी जमातों के आगे मोहम्मद यूनुस भी पूरे हथियार डाल चुके हैं, उनके हाथ से बागडोर निकल चुकी है।
और मैं समझता हूँ तारिक रहमान भी अगर वहाँ के प्रधानमंत्री बनते तो भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। वहाँ पे पूरी तरह से जमाती इस्लाम है, जो इस्लाम जमाती जो कट्टरपंथी संगठन है उसके अंदर में ही सारा सिस्टम चलेगा और पूरी तरह से वहाँ की जमातें वहाँ पे काबिज रहेंगी और किसी भी हद से वहाँ के हालात को कंट्रोल करना भी फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, अगर हालात आगे आने वाले टाइम में सुधरते हैं तो वो तभी सुधर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई सरकार आती है, कौन सी सरकार बनती है देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वहाँ पे हालात सुधर सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारत अभी वेटर मोस्ट की स्थिति में है और ऐसा भी नहीं है कि भारत चुप है। भारत कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि क्योंकि बांग्लादेश खुद अपने आप में जल रहा है और वहाँ पे वहाँ की अर्थव्यवस्था हर चीज रमा चुकी है। आने वाले टाइम में ये जो उपद्रवी है इनको खुद को पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान के हालात है आज बांग्लादेश के वो हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी गेम प्लान करने की तैयारी में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बांग्लादेश को शायद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ के आवाम को जरूर समझ आएगा। बिल्कुल रवि जी, आएंगे आपके पास एक और मुख्य विषय जिस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले बांग्लादेश की स्थितियों की बात रवि जी हम करते नजर आ रहे थे और जो तस्वीरें बांग्लादेश की इस वक्त नजर आ रही है, चिंता का ये विषय बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के जिस तरह से देखिए यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा कहना है और जिस तरीके से अब तस्वीरें नजर आ रही है, अब इसे समझते हैं। देखिए बांग्लादेश में एक और हत्या हुई है और हिंदू युवक की ये हत्या जो है बांग्लादेश में की गई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जो बांग्लादेश से इस वक्त सामने आया हो। महादेवपुर में हत्या की गई है। 25 साल के मिथुन को भीड़ के द्वारा परेशान किया जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और उसके बाद जान बचाने के लिए जो है वो नहर में कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नहर में डूबने से मिथुन की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक 6 और मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी बड़ी खबर की ओर करते हैं। तीसरी बड़ी खबर रूस को लेकर के है। देखिए, रूस ने वेनेजुएला के तट के पास एक पुराने और जर्रर तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और अन्य 9 सैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। उसके इस कदम से अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रूस की पनडुब्बी और नौसैनिक जहाजों के अटलांटिक सागर में उतरने से यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका प्रतिबंधित तेल व्यापार पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। रूस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस की इस टैंकर का नाम पहले बेला 1 था। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज उन टैंकरों के नेटवर्क का हिस्सा है जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधों के बावजूद अवैध तेल व्यापार के लिए किया जाता है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी यूएस कोस्ट गार्ड इस जहाज पर नजर रखे हुए थे और इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि इसकी निगरानी में रूस को अपनी नेवल वेसलस सागर में उतारनी पड़ी और इसके बाद से लगातार देखिए यहाँ पर अब जो तनाव की स्थिति है इस पूरे मसले में, वो रूस और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। रूस अमेरिका के बीच में इस वक्त तनाव की स्थिति है और अब इसको ही हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है इस वक्त, किस तरह तनाव स्थिति है, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है वेनेजुएला के तेल में क्या कुछ खास है, क्या कुछ इस देश में खास है, वो हम समझते हैं। जहां पर प्रमाणित तौर पर तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वो वेनेजुएला है और ये बात हम सभी जानते हैं। बहुत से जानकारों का मानना है कि अमेरिका इसीलिए इस तरह की हरकत कर रहा है। तेल अत्यधिक भारी और गाढ़ा है यहाँ का और इसी वजह से यहाँ इस देश में जो तेल है, जो व्यापार है, जो संसाधन है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाता है और इसीलिए माना जाता है कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इस पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं आपको बता दें
क्योरिनोको बेल्ट में विशाल भंडार है, तेल का विशाल भंडार है यहाँ पर। और ये देश सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन व्यापार कर सकता है और अमेरिका को कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका का हमला इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझकर है। रिफाइनिंग में विशेष तकनीक आवश्यक है। जरा समझिए कि क्या खास है वेनेजुएला की जो तेल व्यापार है उसमें क्या कुछ खास है, वो समझने की सबसे पहले जरूरत है, जिसके बाद हमें अमेरिका की कूटनीति समझ आएगी, जहां उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत अधिक है और इस वजह से यहां पर ये तस्वीरें नजर आ रही है। एक एक करके एक एक पॉइंट हम जिस तरह से समझ रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा है इस देश में, इस दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, सल्फर की मात्रा ज्यादा है इसमें और इसका इस्तेमाल कैसे और कैसे करना है ये अमेरिका बखूबी जानता है। और ना केवल अमेरिका, देखिए चीन को ये देश जो है तेल सप्लाई करता था, भू राजनीति में रणनीतिक महत्व भी रखता है और बहुत कुछ खास है वेनेजुएला के तेल में, बहुत खास है। और यहां देखिए अमेरिका पर ऐतिहासिक निर्भरता भी रही है अमेरिका पर इस देश की, और इसका अगर हम डिस्टेंस की बात कर लीजिए अमेरिका और वेनेजुएला में तो ये भी कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। निर्यात अर्थव्यवस्था का आधार है यहाँ पर, और जिस तरीके से चीन से इसकी दोस्ती है, इराक से इस देश की दोस्ती है, ये अमेरिका को ना गंवारा है। और निर्यात अर्थव्यवस्था, वहीं गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा की पहचान इस तेल की है, यानी गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा की पहचान इस तेल की है। वेनेजुएला के तेल में क्या कुछ खास है आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं हम, जहां पर गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा की पहचान है। और इस सब के बाद अब रूस की एंट्री हो गई है इसमें, और रूस की एंट्री से सबसे ज्यादा दिक्कत जिसे हो रही है वो है इस वक्त अमेरिका, और इसी को लेकर के लगातार अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा जी बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। रवि जी, वेनेजुएला के तेल में क्या कुछ खास है ये हमने जान लिया है, लेकिन अब रूस जिस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है तो अमेरिका को इससे काफी ज्यादा तकलीफ है, जरा इसको एक्सप्लेन करिएगा। जी बिल्कुल, सच्चाई है कि अमेरिका का आज दोगला स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड जो उसका है, दोगला रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा देश है जो दुनिया के टॉप 20 अमीर देशों में 1970 के दशक में हुआ करता था, और किसी समय पे वो चीन से 12 गुना अमीर हुआ करता था। और ऐसा मुल्क अपनी गलत नीतियों की वजह से बेशक आज उसके हालात इतने डाउन गए हैं, वो कमजोर हुआ है, लेकिन आज अमेरिका जिस प्रकार से उस पर न सिर्फ कब्जा किया है, निलोकस बहादुरों को काराकास से न्यूयॉर्क लेकर जाना, गिरफ्तार करना, उसको अरेस्टिंग में रखना, उसके बाद पूरे देश पर कहीं ना कहीं अपने तेल, उसके तेल भंडार पे अपना नियंत्रण की बात करना, और यह बताना कि अब वो तेल बेचेंगे और व्यापारिक दृष्टि से पूरी दुनिया को जिस प्रकार रवि जी, अमेरिका का दोहरा चरित्र नहीं है क्या ये अमेरिका का दोहरा चरित्र नहीं है? जब किसी देश को दूसरे देश से समस्या होती है, कुछ परेशानी होती है, भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं हम, ऐसे समय पर अमेरिका शांति दूत बनने की बात कहते नजर आते हैं, किसी तरीके से विरोध ना हो ऐसी बात करते नजर आते हैं, और उसके बाद खुद ही वेनेजुएला जैसे देशों पर अटैक कर देते हैं। बिल्कुल सच्चाई आपने कही है, यही बात पूरी दुनिया देख रही है आज कि किस प्रकार से इनका डबल स्टैंडर्ड दुनिया में सामने आता है। यही नहीं, उन्होंने जब चीन और रूस ने यूनाइटेड नेशन में इसका विरोध किया तो उसके बाद उनके जो राजदूत हैं उन्होंने माइक वॉल्स, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि जो पश्चिमी गोलार्ध है उस पर सिर्फ हमारा नियंत्रण है, हमारा कब्जा है, हम किसी भी बाहरी ताकत को, किसी भी बाहरी देश को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं आने देंगे। मतलब स्पष्ट है। और खासकर वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति, जिनको वहां पे राष्ट्रपति अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे अंतरिम सरकार के लिए सर्वोच्च, उनको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अमेरिका ने कि किसी भी प्रकार से, चाहे बात हो रूस की, चीन की, हाँ, या फिर क्यूबा की, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि जो पनडुब्बी लगाई गई है उसके बाद अमेरिका क्या करता, क्या कहता नजर आता। रवि जी, आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज से। नमस्कार।